हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों की आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों का क्लास 8 के सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 द राइज ऑफ द मराठास। इसके आज हम लोग अपनी इस वीडियो में करेंगे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कि जो भी आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर से एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो भी आपके बन सकते हैं, हम आज के इस वीडियो में वही कंप्लीट करने वाले हैं। अलॉन्ग विद एवरीथिंग मैंने आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों के लिए आप सब कुछ इस पीडीएफ में डाल दिया है। एंड इससे अलावा, इससे अलग और नोट्स अगर आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लिया, अपना एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आंसर है वो कर लिए भाई, इससे अलग आपके पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला अगर आपने सिर्फ इतना पार्ट पढ़ लिया होगा तो। ठीक है जी। अब देखो एमसीक्यूज 50 प्लस एमसीक्यूज है, हम लोग सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो अब विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले अगर आप लोगों ने जो पार्ट 1 पार्ट 2 डिटेल वीडियो है वो ना देखी हो और जो वन शॉट वाली वीडियो है उसको भी आप लोग काफी प्यार दे रहे हो, अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो ना देखी हो तो पहले जाके आप लोग उस वाली वीडियो को चेकआउट करना। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ वाली, उसके बाद आप लोग इस वीडियो पे आना, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को ज्यादा करेंगे रेदर देन चैप्टर को पढ़ने से। ठीक है, तो चलो अब बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द मराठास मेनली बिलोंग टू विच रीजन ऑफ द इंडिया। आपको पता है मराठास कौन से रीजन से बिलोंग करते थे। यहाँ पे हमने देखा है स्टार्टिंग कहां से हुई थी इनके, डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन से। तो इसका आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट, डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि जो आपका प्लेट्यू वाला रीजन है साउथ में, डेक्कन यानी कि साउथ का प्लेट्यू वाला रीजन है, वहां पे आपके मराठास यहां से जो है वो बिलोंग करते थे, इनिशिएट जो है यहां से हुए थे। अब देखो कहते हैं सेकंड क्वेश्चन में, द मराठास आर आइडेंटिफाइड विद विच लैंग्वेज। भाई कौन सी लैंग्वेज जो है वो मराठास बोलते थे। अब देखो जाहिर है मराठास है तो मराठी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, तो कौन सी लैंग्वेज होगी, इट्स बी मराठी लैंग्वेज। वेरी गुड। आप लोग पहले कोशिश करना है कि आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर खुद से करो, फिर आप लोग यहाँ पे पहले पॉज करना, क्वेश्चन के बाद आप लोग पहले खुद सोचना कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर वीडियो को रिज्यूम करना और फिर आप लोग आंसर सुनना, ऐसे करना। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो कह रहे हैं, द कैपिटल ऑफ द यादव डायनेस्टी इन द 13th सेंचुरी। हमने कहा था यादव डायनेस्टी जिसकी कैपिटल है देवगिरी, जो कि आज का दौलताबाद है। तो क्या होगा इसका आंसर सेकंड आपका देवगिरी, बी। ठीक है जी। अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने वही डाल रखा है, कहते हैं देवगिरी इज नोन टुडे एज। आज के टाइम पे देवगिरी को किस नाम से जानते हैं, इट्स कॉल्ड दौलताबाद। यस इट्स बी। फिफ्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पर, देखो मैंने पैराग्राफ वाइज आप लोगों के सारे एमसीक्यू ले रखे हैं, बिकॉज आज के टाइम पे आपके एग्जाम में एमसीक्यूज कई सारे पूछे जाते हैं। तो आपको हर एक चैप्टर के मैं इस तरीके से एमसीक्यू, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो शॉर्ट और लॉन्ग सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत सारे बच्चे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, तो कृपया करके सर आप लोग वो भी कर देना अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, जाहिर सी बात है तभी। फिफ्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे कह रहे हैं, द यादव डायनेस्टी वॉज डिफीटेड इन अर्ली 14th सेंचुरी। कहते हैं जो यादव डायनेस्टी थी इसको किसने हराया था स्टार्टिंग की 14th सेंचुरी में। अब आपको पता है अगर मैं 14th सेंचुरी कह रही हूँ इसका मतलब क्या है भैया, 1301 से लेकर के 1400 तक का टाइम पीरियड जो होता है उसे हम बोलते हैं 14th सेंचुरी। इस टाइम पे यादव डायनेस्टी को हराया किसने था, तो किसने हराया था, इट वॉज खिलजी सल्तनत। हम लोगों ने पढ़ी है ये चीज। ठीक है जी। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो कहते हैं, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट का मेन फोकस क्या था, किंगडम को एक्सपैंड करना, डिवोशन टू गॉड, भगवान की तरफ डिवोट हो जाना, रिचुअल्स का ध्यान में ना रखकर फोर्स बनवाना या टैक्स कलेक्ट करना। बाकी ऑप्शंस तो देखने में ऐसा लग रहे हैं कि कहाँ भक्ति कहां से आ रही है इसके अंदर। इट इज बी, डिवोशन टू गॉड इंस्टेड ऑफ रिचुअल्स। तो रिचुअल्स वगैरह ना कर करके, हाँ जी पूजा मतलब यज्ञ वगैरह करना, ये सब चीजें ना कर इट वॉज जस्ट कि हाँ भगवान में पूरे तरीके से भगवान को समर्पित हो जाना, उनको अर्पित कर देना खुद को, दैट इज सिंपली कॉल्ड डिवोशन टू गॉड। सेवेंथ क्वेश्चन देखो कहते हैं, हाउ डिड संत स्प्रेड देयर मैसेज ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट। भाई जो यहाँ पे संत वगैरह थे उन्होंने अपने इस मैसेज को लोगों तक कैसे पहुंचाया था इस भक्ति मूवमेंट के दौरान। बुक्स लिखकर इंग्लिश में वो भी नहीं, जो आपके बेसिकली संस्कृत में जो प्लेस वगैरह है उसको परफॉर्म करके नहीं, वॉर्स कंडक्ट करके नहीं, बाय कंपोजिंग सॉन्ग्स, उस भक्ति में भक्ति के भजन गाना, पोम्स गाना उसकी लोकल लैंग्वेज में, आपकी मराठी वाली लैंग्वेज में। इससे उन लोगों जो संत वगैरह जो महात्मा होते हैं, चाहे तुकाराम थे चाहे कोई भी थे, उसको उन्होंने प्रमोट किया था।
अच्छा, फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं द संत ट्रांसलेटेड इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लाइक उपनिषद एंड भगवत गीता, जो भी आपके उपनिषद होते हैं बेसिकली उपनिषद या भगवत गीता वगैरह है, संत ने इसको किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। बार बार कह रही हूँ, जब हम मराठास की बात कर रहे हैं, मराठी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे आपके संत वगैरह थे उन्होंने इन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को, आपका चाहे उपनिषद हुआ, उपनिषद का मतलब क्या होता है, जो टीचिंग्स वगैरह होते हैं भगवान के किसी भी पर्सन की बेसिकली, उसे हम बोलते हैं उपनिषद। और भगवत गीता आप लोगों को पता ही है हमारा एपिक है, बेसिकली हमारा एक होली टेक्स्ट है काइंड ऑफ। तो कहते हैं इसको किस लैंग्वेज में संत वगैरह ने ट्रांसलेट किया था, तो इट वाज मराठी। ठीक है जी, संस्कृत में तो ऑलरेडी थे ना, इसको ट्रांसलेट किया था मराठी लैंग्वेज। कहते हैं हु वाज बोर्न इन 1630, बल्कि मुझे यहाँ पे डालना चाहिए था कि कब बॉर्न हुआ था इनका। कहते हैं किसका किसका जन्म हुआ था, 1630 में हुआ था, और भोसले क्लैन यानी कि भोसले वाले ग्रुप में हुआ था। किसका हुआ था, इट वाज शिवाजी की। तो सबको पता है, सब बच्चों को पता होगी ये चीज की। हाँ जी, किसका जन्म, प्लीज 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 इस पॉइंट को याद रखना, 1630 शिवाजी का जन्म भोसले क्लैन में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी के पेरेंट्स का नाम क्या था, 10th क्वेश्चन, क्या नाम था शिवाजी के पेरेंट्स का, शाहूजी एंड जीजाबाई, शाहजी एंड जीजाबाई, अफजल खान और जीजाबाई, और तुकाराम और जीजाबाई। क्या नाम था, इट वाज शाहजी एंड जीजाबाई। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि जो शाहजी की एक और वाइफ थी यहाँ पे तुकाबाई, उनसे इनके एक भाई थे एकोजी, आगे आएंगे वो भी। ठीक है। अच्छा, फिर हम कहते हैं 11th क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट वाज शिवाजी विजन ऑफ अ सोवरन किंगडम कॉल्ड। शिवाजी की वो नजरिया क्या था कि एक आजाद किंगडम होना चाहिए हमारा, उस आजाद किंगडम को जहां पे हम लोग खुद राज करें, उसे हम क्या बोलेंगे, राजमहल, स्वराज्य, साम्राज्य या हिंदवी राज्य। तो इट वाज स्वराज्य, वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं ना जैसे मान लो जो इंपॉर्टेंट है उस पर ना और ऐसे टिक कर देती हूँ कि ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, जो कुछ यहाँ पे और बिल्कुल मेन वाले जो मुझे दिख रहे हैं क्वेश्चंस कि हाँ जी ये तो आएगा ही, ये तो काफी ज्यादा चांसेस इनके आने के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिवाजी की विजन क्या थी, स्वराज्य की, हमारा जो है खुद का राज होना चाहिए, हम लोग जो है वो खुद ही राज करें। अच्छा, एक सेकेंड जरा एक बार रुकना। हाँ ठीक है, ओके। अब देखो 12th क्वेश्चन पे आते हैं, कहते हैं विच सल्तनत जनरल अफजल खान वाज किल्ड बाय शिवाजी। वो किसका सल्तनत था बेसिकली जो कि शिवाजी के द्वारा मारा गया था, और उसका नाम क्या था, वो था अफजल खान। तो किसका था वो, किसका जनरल था वो, तो वो था आपका बीजापुर सल्तनत का। किसका था, बीजापुर सल्तनत का। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा हो सकता है कि पूछ सकते हैं। कहते हैं वेयर डिड शिवाजी किल्ड अफजल खान। शिवाजी ने कौन से फोर्ट में बेसिकली अफजल खान को मारा था, कहां पे मारा था, तो कहां मारा था, इट वाज रायगढ़ फोर्ट। नहीं, रायगढ़ फोर्ट में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है अभी कुछ टाइम बाद, उसको अभी ही होने वाली है, मतलब बेसिकली स्टार्टर के अकॉर्डिंग अभी कुछ टाइम बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ोगे अभी आप, जो होगी रायगढ़ फोर्ट में। ये दौलताबाद फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट, सिन्हागढ़ फोर्ट, तो इट वॉज प्रतापगढ़ फोर्ट। अच्छा, अब ये देखो काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार ये पूरा चैप्टर ही उस पर डिपेंड है, तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं विच टैक्टिक डिड शिवाजी यूज अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर आर्मीज, कि भाई अगर जो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्गर आर्मीज है उनके अगेंस्ट यहाँ पे शिवाजी कौन सी टैक्टिक लगा रहा था, कौन सी बेसिकली उसका सिस्टम जो है, कौन सी स्ट्रैटेजी थी जो शिवाजी लगा रहे थे। तो कौन सी थी वो, ट्रेंच वॉरफेयर, खाई में घुसकर, गुरिल्ला वॉरफेयर जहां पे छुपकर वॉर करते हैं, नेवल वॉरफेयर नेवी के अंदर वॉर करना, या एलिफेंट से वॉरफेयर, नहीं, किससे, गुरिल्ला वॉरफेयर जहां पे छुप के राज करा जाता है, छुप के बेसिकली वॉर करा जाता है। ठीक है। 15 क्वेश्चन देखो, कहते हैं यहाँ पर विच वेपन डिड शिवाजी यूज टू किल अफजल खान इन अ क्लोज कॉम्बैट। ये मैंने उठाया है आप लोगों का जो एक डोंट मिस आउट का वो था ना पैराग्राफ छोटा सा ब्लू कलर के बॉक्स में, वहां से मैंने एक क्वेश्चन लिया था कि आप शायद से पूछ सकते हैं कि हाँ शिवाजी ने अफजल खान को जब मारा था, जो कि आपका दौलत उसका आपका बीजापुर का सल्तनत था, सुल्तान था, तो उन्होंने किस वेपन का बेसिकली उन्होंने यूज किया था, तो इट वॉज वाक नाग, जो कि इस तरीके से होता था, आगे इसके वो लगे हुए त्रिशूल काइंड ऑफ, उसको ऐसे करके यूं मार दो, इंसान बेचारा वैसे ही मर जाए, तो उसका जो है इन्होंने इस्तेमाल किया था। अच्छा, 16 क्वेश्चन देखो, कहते हैं Who invaded शिवाजी's territories for 3 years after अफजल खान की डेथ के बाद। कौन था वो जिन्होंने अफजल खान की डेथ के बाद शिवाजी की टेरिटरी को 3 साल तक इन्वेड करने की कोशिश यहाँ पे करी थी, इट वॉज शाइस्ता खान। अच्छा, 17th क्वेश्चन में कहते हैं विच वेल्दी मुगल पोर्ट सिटी डिड शिवाजी सेक एज रिटेलिएशन। ये शायद से आप लोगों को या तो यहाँ पूछेंगे, वन वर्ड में पूछ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हाँ कौन सी वो बहुत बढ़िया सी एक मुगल की पोर्ट सिटी थी, पोर्ट वाला शहर था वो, जो कि शिवाजी ने गुस्से में बेसिकली रिटेलिएशन में
कि अगर जो वो था शाइस्ता खान था, जब उन्होंने उनकी टेरिटरी के बाहर 3 साल तक इन्वेड करा, तो बाद में गुस्से में आकर जब उन्होंने एकदम से उनके कैंप पे रेड मार दिया था और रातों रात ही शाइस्ता खान को महाराष्ट्र से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद शिवाजी ने बदला लेते हुए, रिटेलिएट करते हुए सूरत नाम की जो आपकी एक सिटी है, ठीक है, वहां पे जो उन्होंने एकदम से अटैक करा था, वहां पे चोरी मतलब बेसिकली सामान सील करके वो अपने यहाँ पे ले आए थे, बदला लेते हुए बेसिकली। 18 क्वेश्चन पे आते हैं, कहते हैं हु वाज सेंट बाय औरंगजेब टू डिफीट शिवाजी आफ्टर द सेकिंग ऑफ सूरत। कहते हैं जो औरंगजेब था उसने शिवाजी को बेसिकली हराने के लिए जब उन्होंने सूरत पे अटैक करा, उसके बाद उन्होंने किसको भेजा था उस पर अटैक करने के लिए? इट वाज जय सिंह। और जय सिंह की था जिन्होंने इनको जो है मनाया था कि हाँ जी आप फोर्ट में आओ, वहां के बातचीत करो, लेकिन बाद में अलग चीजें हो गई थी, ठीक है, कि भैया वहां तो उनको हाउस अरेस्ट पे रख लिया गया था, वो जो चीजें यहाँ पे हुई थी, दैट वाज ऑल अबाउट। तो कहते हैं कौन था वो जो कि बेसिकली औरंगजेब ने उनको भेजा था शिवाजी को हराने के लिए? तो वो थे जय सिंह। हरा नहीं पाए थे, लेकिन हाँ फोर्ट में लाने के लिए कन्विंस कर लिया था। जब वो फोर्ट में आ गए थे मुगल्स के, तो औरंगजेब के बेसिकली, तो उनको जो है हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया था, उनको भी और उनके बेटे संभाजी को भी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हैं इन विच ईयर वाज शिवाजी कोरोनेटेड एट रायगढ़। अब हमको बताया भैया बॉर्न तो इनका कहाँ पे हुआ था? बॉर्न हुआ भोसले क्लैन में 1630 में, लेकिन जो इनका कोरोनेशन हुआ यानी कि इनको जो राजगद्दी संभालने को दी गई, वो दी गई 1674 में। और ये कहाँ पे दी गई देखो, अभी आगे आगे पॉइंट आई थिंक मैंने डाला हुआ था, यहाँ पे नहीं है। अच्छा, तो इट वॉज रायगढ़ फोर्ट जहां पे ये करा गया था। कौन सा फोर्ट था वो? रायगढ़ फोर्ट था जहां पे ये करा गया था। उनका कोरोनेशन जो है वो उनका हुआ था, उनको राजगद्दी जो है संभालने को उनको वो दी थी, ठीक है। अच्छा फिर कहते हैं कौन सा टाइटल, क्वेश्चन नंबर 20 आएगा, व्हाट टाइटल वाज गिवन टू शिवाजी आफ्टर हिज कोरोनेशन। जब उनको राजगद्दी संभालने को दे दी गई तो उनको कौन सा टाइटल दिया गया था? महाराजा, राजा ऑफ पुणे, शहंशाह? नहीं, इट वाज छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी आपका और एक ये वाला भी, यहाँ पर ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है। 21 क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहे हैं द सदर्न कॉन्क्वेस्ट बाय शिवाजी इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ विच प्रेजेंट डे स्टेट्स। कहते हैं कि जब शिवाजी यहाँ पर आपके साउथ वाले पार्ट्स में गए थे, यानी कि एक्सट्रीम साउथ, पहले यहाँ पे थे डेक्कन प्लेट्यू में, बाद में जब और साउथ में गए थे, तो कौन कौन से जो रीजन थे वो इनके एम्पायर का, इनका उसको जो है पार्ट वो बने थे, तो वो कौन कौन से थे? केरला, आंध्र प्रदेश नहीं, वो इधर की तरफ तो वो गए ही नहीं थे, यहाँ पे नहीं है, मतलब बेसिकली यहाँ पे केरला की तरफ वो नहीं आए थे। तमिलनाडु वाला पार्ट जो है काफी था कि हाँ जी तमिलनाडु में जो है वो गए थे, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा बच्चा आपका? तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 देखो आ रहा है, हु कंपोज पोम्स इन प्रेज ऑफ शिवाजी। शिवाजी की प्रशंसा करते हुए, उनकी बातें करते हुए किन्होंने पोम जो है, पोएम वगैरह जो है कंपाइल करी थी, कंपोज करी थी? तो इट वॉज भूषण। भूषण ने जो है ये काम किया था, ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं हु बिकेम, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कहते हैं हु बिकेम छत्रपति आफ्टर शिवाजी डेथ। शिवाजी की डेथ के बाद, शिवाजी महाराज की डेथ के बाद कौन थे जो छत्रपति बने थे? तो वो कौन थे? उनके बेटे संभाजी। प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा फिर यहाँ पे कहते हैं विच मुगल रूलर कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड संभाजी। कौन से वो मुगल रूलर थे जिन्होंने कैप्चर करा था और संभाजी को एग्जीक्यूट भी कर दिया था? तो इस टाइम पे अकबर तो थे नहीं भैया, शाहजहां भी नहीं, जहांगीर, ये लोग थे ही इस टाइम पे, थे ही कौन? औरंगजेब थे। औरंगजेब ने ही जो आपके बेसिकली शिवाजी और उनके बेटे संभाजी थे, उनको हाउस अरेस्ट में रखा था कुछ टाइम के लिए, जहां से वो फूड की बास्केट वगैरह में छुपकर वहां से वो भाग गए थे और बाद में कभी उनकी पकड़ में नहीं आए थे, और उन्होंने ही इसको एग्जीक्यूट करा था संभाजी महाराज को। अच्छा अब कहते हैं जब संभाजी महाराज की भी डेथ हो गई, तो यहाँ पे रूलर कौन बनता है? आप लोगों को पता है, वो बनते हैं उनके ही भाई। कौन थे वो? राजा राम। क्योंकि शिवाजी के जो है दो बेटे हुए, एक थे आपके संभाजी और एक थे उनके राजा राम। तो उनके मरने के बाद, शिवाजी की डेथ के बाद, संभाजी ने पहले जो राजगद्दी संभाली थी और उनके मरने के बाद भी राजा राम ने संभाली थी। और इनके बाद भी जो इनकी वाइफ थी ताराबाई, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे, उन्होंने जो है नदन इंडिया की तरफ जो है, जहां पे मुगल्स थे, उनके यहाँ पर जो वो फैली थी, आगे देखेंगे अभी। तो कहते हैं जो राजा राम वो कहाँ भाग गए थे संभाजी की डेथ के बाद? उनका जो मेन पॉइंट है वो क्या हो गया था? इट वाज बी, गिंजी। गिंजी जो उनका मेन पॉइंट हो गया था। अच्छा एक और जरा चलो मैं दिखा देती हूँ एक बार,
इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोगों ने, अगर ये आपने जो वन शॉट रिविजन वाली वीडियोस है आप लोगों ने वो ना देखी हो तो पहले एक बार जाके इन वाली वीडियो को भी चेकआउट जरूर कर लेना, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर चैप्टर को ब्रीफ में बता रखा है, सब कुछ आप लोग यहाँ से समझ जाओगे अगर आपने अभी तक वो डिटेल वाली वीडियो नहीं भी देखी है तो प्लीज पहले आप लोग इस वाली वीडियो को भी देखना, अगर आपने वो नहीं देखी है पार्ट 1 पार्ट 2, उसके बाद जो आप लोग इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाली वीडियो पे आना। अच्छा 26 क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कहते हैं हु लेड द मराठास लार्ज स्केल एक्सपेंशन इनटू मुगल टेरिटरीज नॉर्थ। मैंने अभी बोला कि राजा राम की जो वाइफ थी ताराबाई, उन्होंने जो है वो बेसिकली नॉर्थ की तरफ गई थी, जो मुगल की टेरिटरीज थी, औरंगजेब के मरने के बाद वो गई थी, तो उनका नाम जो यहाँ पे क्या था, ए ताराबाई। अच्छा 27 क्वेश्चन देखो, कहते हैं विच पेशवा वर इंस्ट्रूमेंटल इन द पैन इंडिया एक्सपेंशन ऑफ द मराठास, की पूरे इंडिया में मराठास को एक्सपैंड करने का जो बेसिकली हाथ था, वो जो करा था बेसिकली वो काम को किसने किया था, वो थे आपके फर्स्ट बाजीराव वन एंड नाना साहिब। अच्छा अब देखो 28 क्वेश्चन आएगा, ये भी थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, मतलब ये भी वैसे इंपॉर्टेंट था और ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट था इस तरीके से। कहते हैं विच एरियाज डिड द मराठास ब्रीफली कंट्रोल इन द नॉर्थ इंक्लूडिंग मॉडर्न डे पाकिस्तान। अगर आप आज का पाकिस्तान भी इंक्लूड कर दो तो नॉर्थ में जो है वो कौन से एरियाज थे जो मराठास ने कंट्रोल करे थे। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाले जो एरियाज है लाहौर, अतोक, जो पेशवर, जो बिल्कुल आपको टॉप पे यहाँ पे दिख रहे हैं ये वाले एरियाज। मैं एक बार और थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाती हूँ। अब ये देखे, देखो ये रहा लाहौर, ये रहा अतोक और ये रहा आपका पेशवर। देखिए तीनों रीजन, इन पे जो है इनका कंट्रोल था। समझ में आ गया जी? अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, ओके ठीक है, तो आपका हो गया फर्स्ट लाहौर, अतोक एंड पेशवर। अच्छा 29 क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं व्हेन डिड मराठास रिकैप्चर दिल्ली अंडर महाजी शिंदे। जो महाजी शिंदे आए थे उनके अंडर मराठास ने दिल्ली को दोबारा से कैप्चर कब करा था, तो वो करा था 1771, दैट इज बी। अच्छा 30 क्वेश्चन देखो यहाँ पे आ रहा है। 30 क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्हाट एंडेड द मराठा पावर फाइनली इन इंडिया। इंडिया में मराठास की पावर को फाइनली किसने खत्म कर दिया था। मैं बार बार नीचे देख रही हूँ बिकॉज यहाँ पे ये चला रखा है मतलब टाइमर, तो मुझे पता रहे कि हाँ वीडियो कितनी बेसिकली लंबी जो है वो चल रही है। बस बहुत लंबी ना हो जाए ना वीडियो, तो मेरे को ऐसा होता है कि टाइम से जो है वीडियो कंप्लीट हो जाए, बिकॉज बहुत लंबी होती है तो बच्चे फिर बोर हो जाते हैं देखते हुए, ठीक है। इसलिए मेरा बार बार ध्यान यहाँ जा रहा है कि हाँ वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, एक टॉपिक को बहुत लंबा ना बोल दूं मैं। अच्छा ठीक है, अब देखो कहते हैं व्हाट एंडेड द मराठा पावर फाइनली इन इंडिया। इंडिया में उनकी पावर को किसने खत्म किया था, मुगल के टैक्स ने नहीं, इंटरनल रिबेलियन ने, जो अंदर लड़ाई वगैरह हो रही थी स्टेट में नहीं, अफगान के इन्वेजन्स ने नहीं, बल्कि क्या था ब्रिटिश की विक्ट्री ने इन एंग्लो मराठा वॉर्स में। जो आप देखोगे अभी आगे की तीन एंग्लो एंग्लो यानी कि इंग्लिश और मराठास, इनके जो तीन वॉर होते हैं, ठीक है 1775 से लेकर के, तो उसमें जो है जब ये हार जाते हैं फाइनली जो मराठास है, उनकी एक्चुअल में जो डिफीट है वो इस टाइम पे हो जाती है। इससे पहले अभी आगे पढ़ेंगे हम, इससे पहले 1761 में जो है हम लोगों ने देखा था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जो कि अफगान का एक वो था आपका पर्सन था अहमद शाह अब्दाली, उसके और मराठास के बीच में हुआ था, जिसमें मराठास हार गए थे हालांकि, लेकिन तब भी जो उन्होंने खुद को जो है रिकवर कर लिया था कुछ टाइम बाद ही। और फिर जो है लेकिन जब एंग्लो मराठा वॉर होते हैं तीन तीन, तब वो खुद को नहीं संभाल पाता और उनका जो है फाइनली डिफीट हो जाता है। अच्छा 31 क्वेश्चन देखो, कहते हैं हु ऑर्गेनाइज द फर्स्ट पैन इंडिया एंटी ब्रिटिश अलायंस। अब देखो उन दोनों ने यहाँ पर काम किया था, बाजीराव वन ने भी, नाना फडणवीस ने भी। अब इन्होंने दोनों ने यहाँ पर काम किया, लेकिन एंटी ब्रिटिश का जो अलायंस था मराठास के अंडर, वो यहाँ पर किसने ऑर्गेनाइज किया, तो वो किसने किया था, वो किया था महाजी शिंदे ने। वो किसने किया था आपका सॉरी नाना फडणवीस ने। किसने किया था, नाना फडणवीस ने किया था। मैं वही कहती महाजी शिंदे कैसे होंगे। अच्छा 32nd क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या कहते हैं, कहते हैं व्हाट वाज द अष्टप्रधान मंडल। अब देखो नाम से पता है अष्टप्रधान मंडल, यानी कि जो यहाँ पर उनको मराठास को ठीक करने के लिए, जो शिवाजी को हेल्प करने के लिए जो 8 यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। अष्ट का मतलब 8, जहाँ प्रधान यानी कि जो मिनिस्टर्स हम यहाँ पे कह सकते हैं, उस मंडल में उस काउंसिल के यहाँ पर उसे हमने कहा था। तो काउंसिल ऑफ 4 मिनिस्टर्स नहीं, 6 नो, सोल्जर्स नो, इट वाज सी काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स असिस्टिंग शिवाजी। अच्छा फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, व्हाट वर द टैक्सेस। टैक्सेस कौन कौन से थे जो मराठास के द्वारा लगाए गए थे उन प्रोविंसेस पे जो कि मराठास के डायरेक्टली अंडर नहीं है। तो वो यहाँ पे कौन कौन से टैक्सेस हुआ करते थे, वो था आपका चौथ जो कि 25% है लैंड रेवेन्यू को। फॉर सपोज मराठास ने किसी एक एरिया को हरा दिया और अब बोला हुआ है भैया तुम जो मेरे अंडर ही रहोगे यहाँ पर, इसके बदले जो, ताकि तुम अगर ये चाहो कि मैं तुम्हारी टेरिटरी में इन्वेड ना करूं, तो इसके बदले मुझे 2 प्रकार के टैक्स दोगे। एक दोगे तुम चौथ कि जो भी तुम्हारा
लैंड का रेवेन्यू आ रहा है उसका 25% तुम मेरे को दोगे, प्लस एक्स्ट्रा में तुम मुझे 10% और दोगे, दैट इज कॉल्ड सरदेश मुखी। अच्छा, फिर देखो 34th यहाँ पर आएगा, द टू टाइप्स ऑफ कैवेलरी सोल्जर्स कौन कौन से थे मराठास की आर्मी में, मैंने आगे भी लिखा रखा है शॉर्ट क्वेश्चन बेस के ऊपर कि दो प्रकार के कैवेलरी यानी कि जो घुड़सवार वाले सोल्जर्स होते हैं वो कौन कौन से थे, इट वाज बी बारगेट्स एंड शिलेदार्स। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे 35th क्वेश्चन है, विच मराठा लीडर हैड अ लार्ज यूरोपियन स्टाइल आर्मी, कौन सा वो था बेसिकली मराठा का लीडर जिसकी जो है लार्ज जो आपकी आर्मी थी बहुत ज्यादा ही बड़ी थी, तो कौन सी थी वो, तो वो थी उनकी महाजी शिंदे की, जो ये चाहते थे कि यूरोप के स्टाइल की आर्मी में अपनी आर्मी को भी लगाना, बेसिकली उनको डिसिप्लिन करना, उनको ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जैसे यूरोप की ट्रेनिंग जो है उन लोगों को उनके सोल्जर्स को आर्मी को दी जाती है, बिल्कुल वैसे ही ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करना। फिर देखो 36 क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट वर द प्रेफर्ड वेपन्स ऑफ द मराठास, भैया मराठास के वेपन्स कौन कौन से, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज स्वॉर्ड्स और लांसेस, जहां पर जिसका ये लोग बेसिकली मेन रूप से इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक आपका ये याद रखना, एक ये याद रखना, इस तरीके से ये याद रखना। 37th क्वेश्चन देखो, कहते हैं रामचंद्र पंत अमात्य ये कौन थे, कि कमांडर थे आर्मी के, फाइनेंस मिनिस्टर, पेशवा या कैवेलरी के ऑफिसर, तो वो थे आपके फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ शिवाजी, शिवाजी के फाइनेंस मिनिस्टर वो थे रामचंद्र पंत अमात्य। अच्छा 38th क्वेश्चन देखो, कहते हैं हु गाइडेड द मराठास टू विक्ट्री इन मेनी नेवल बैटल्स इन द 18th सेंचुरी, अब जैसे ये बात आ जाए कि किसने जो है गाइड किया था मराठास को नेवी के बैटल्स में जीतने के लिए, नेवी के बैटल्स करने के लिए, तो जहां नेवी नाम आ जाए कनौजी एंग्रे को नहीं भूलने का, किसको, कनौजी एंग्रे, ठीक है जी। अच्छा, यही थे जिन्होंने ट्रेड पासेस वगैरह इशू करे थे अपने खुद के मराठास के, ताकि यूरोपियन उनसे परमिशन ले, तो मेन काम नेवी में किसका रहा है, कनौजी एंग्रे का रहा है, ये हमने वन शॉट रिविजन में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि व्हाट वाज द कार्ताज इन पोर्तुगीज के नेवल ट्रेड में, कि जब यहाँ पर पोर्तुगीज यहाँ पे अपनी नेवी में ट्रेड करते थे तो इनका जो है कार्ताज का मतलब यहाँ पे क्या होता था, तो इट वाज कैनन नहीं, फोर्टिफिकेशन सिस्टम नहीं, इट वाज अ नेवल ट्रेड पास, जो इंडियंस को परचेज करना होता था कि भाई अगर तुमको हमारे यहाँ पे नेवी में ट्रेड करना है, तुमको जो है यहाँ से अपना सामान कहीं ना कहीं भेजना है, पानी में से निकल के, सी रूट से निकल के, तुमको पोर्तुगीज का ये जो ट्रेड का पास है जैसे हम बोलते हैं कार्ताज, तुमको जो है ये बाय करना होगा। अगर हमें दिखा कि तुम्हारी शिप में ये पास नहीं है तुम लोगों के पास, तो तुम्हारी शिप को, तुम्हारे सारे सामान को जब्त कर लिया जाएगा। ये था आपका पोर्तुगीज का। और इसी के बाद जो थे, जो कनौजी एंग्रे थे, उन्होंने कहा था कि अब जो है हम अपना पास इशू कर रहे हैं, अब तुम जो है हमसे पास लोगे, अगर तुम्हारे पास वो पास नहीं दिखेगा हमें, देखो तुम्हारे पास वो पास नहीं दिखेगा तो तुमसे जो है तुम्हारे शिप को, तुम्हारे सामान को जो है हम जब्त कर लेंगे। ये काम करता है किसने, कनौजी एंग्रे ने। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कहते हैं व्हाट वाज द पंचायत इन द मराठा पीरियड, मराठा के पीरियड में पंचायत क्या हुआ करती थी, मॉडर्न गवर्नमेंट बॉडी नहीं, लोकल गैदरिंग ऑफ ऑफिशियल्स एंड प्रोमिनेंट मेन डिलीवरिंग जस्टिस, यस, कि आसपास के जो लोग हैं यहाँ पर, जो ऑफिशियल्स हैं, जो बड़े से प्रोमिनेंट मैन हैं, जान पहचान के हैं, जाने माने हैं, वो जब न्याय को प्रोवाइड करें, दैट इज सिंपली कॉल्ड आपकी पंचायत। अगर यहाँ से भी बात ना बने तो वो जो है, जो मराठा का चीफ हुआ करता था उसके पास जाएंगे अपनी अपील को लेकर, या अगर कोई ऐसा टाउन है जहां पर पुलिस वगैरह है तो वहां पर भी वो जा सकते हैं, कोतवाल के पास, दैट वाज सिंपल। अच्छा फिर यहाँ पे कहते हैं कौन से एरियाज हैं जहां, ये मैं यहाँ पे नहीं कर रही, कंफ्यूज हो गए ऐसे, कौन से कहते हैं कौन से एरियाज हैं, वेयर विच एरियाज डिड शिवाजी मैरीटाइम ट्रेड रीच, कौन कौन से एरियाज तक शिवाजी का मैरीटाइम ट्रेड जो है वो पहुंचा था, इट वाज मोचा, येमेन, आपका जो कि मुस्कट है ओमन में, और मलाक्का है आपका मलेशिया में, तो इन एरियाज तक जो है शिवाजी का ट्रेड जो है वो पहुंच गया था। अच्छा 42nd क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ टेक्सटाइल्स डिड मराठा शिप्स कैरी इन फॉरेन ट्रेड, इंडिया से कौन कौन सा सामान था जो मराठास यहाँ पर जब फॉरेन में यहाँ पर किसी और किसी कंट्री के साथ ट्रेड करते थे, तो इंडिया का कौन कौन सामान जो अपने साथ लेके जाते थे, तो कौन सा था, स्पाइसेस सिर्फ और सिर्फ नहीं, सिर्फ वेपन्स नहीं, सिर्फ फ्रूट ग्रेन्स नहीं, इट वाज गोल्ड, टेक्सटाइल्स और अदर कार्गो जो कि वो फॉरेन ट्रेड में अपने साथ लेकर भी लेकर जाते थे, ठीक है जी। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, व्हाट लैंग्वेज इंस्क्रिप्शन वाज ऑन शिवाजी की सील पर, शिवाजी की सील पर कौन सी लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे, तो इट वाज संस्कृत लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज थी वो, संस्कृत लैंग्वेज। तभी जो है बाद में उन्होंने क्या किया था, आपका आगे आएगा राज व्यवहार कोश का
आगे अच्छा वहां पे है वो वहां से बड़े बड़े क्वेश्चंस में, वो लॉन्ग क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस में, कि राज व्यवहार कोश है उन्होंने इशू किया था उसके बाद, ताकि जो लोग हैं वो संस्कृत को कुछ ऐसे शब्द उनके जो कि ऑलरेडी वहां पे यूज होते हैं उन वर्ड्स को मराठी लैंग्वेज में जो है वो यूज कर सके। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्लीज रिमेंबर कौन से कलर का फ्लैग था, बेसिकली कौन सा फ्लैग था जो कि मराठास ने अडॉप्ट किया था, इट वाज सैफरन फ्लैग। कौन सा फ्लैग था, इट वाज सैफरन फ्लैग, जो आपका भगवा रंग का होता है बेसिकली, वो जो है मराठास ने अडॉप्ट किया था। कहते हैं ताराबाई भैया कौन थी, ताराबाई ब्रिटिश की ऑफिशियल थी नहीं, मराठा की पोइट थी नहीं, जनरल थी मुगल्स की नहीं, वो थी मराठा की वॉरियर क्वीन थी। कौन थी, वॉरियर क्वीन थी। अच्छा यहाँ पे कहते हैं ताराबाई का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या रहा था मराठास के एक्सपेंशन में, इट वाज डेफिनेटली यहाँ पर आर्किटेक्ट ऑफ द नॉर्थ वर्ड एक्सपेंशन। हमने पहले ही कहा कि नॉर्थ की तरफ बढ़ने में, नॉर्थ की तरफ एक्सपैंड करने में मेन रोल किसका रहा है यहाँ पर, औरंगजेब की डेथ के बाद वो रहा हमारे ताराबाई जी का, जो कि राजा राम की वाइफ थी। अब अगर बात करूं भैया अहिल्याबाई होलकर जी कौन है फिर, तो क्या वो कोई मराठा पोइट है, देखो बाकी सब ऑप्शन यहाँ पे सेम है, तो वो कौन है, रूलर फ्रॉम द होलकर डायनेस्टी, जो कि कहाँ पे राज करती थी। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, विच रीजन, कौन से रीजन में, पुणे गुजरात नहीं, सेंट्रल इंडिया जो कि आज का इंदौर वाला रीजन है उसके आसपास का एरिया, जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है, वहां पे जो अहिल्याबाई होलकर जी जो कि वो राज करती थी। कहते हैं 49th क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, विच रीजन डिड अकोजी कॉन्क्वेर टू स्टैब्लिश मराठा रूल। अकोजी कहाँ पे गए थे अपना रीजन को, अपने बेसिकली रूल को स्टैब्लिश करने के लिए, तो हमने कहा था कि तमिलनाडु वाला जो पार्ट है ऊपर की डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी थंजावुर वाली, वहां पे जो अकोजी गए थे राज करने के लिए। एंड वो हमने यहाँ पर भी हमने पढ़ा हुआ अपने नोट्स वाले एरिया में कि अकोजी जो है कौन से एरिया में गए थे, तो यहाँ पे दिखा होगा, यहाँ पे दिखा आपको ये वाला जो एरिया है ये तमिलनाडु की थंजावुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो है राज करने गए थे आपके कौन, एकोजी, जो कि हाफ ब्रदर थे शिवाजी के, उन्होंने जो है लेट 17th सेंचुरी में यहाँ पर वो गए थे। अब इसलिए मैं बोल रही हूँ प्लीज एक बार जाके वन शॉट वाली वीडियो को देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो है, वहां पे आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कहते हैं लेकिन कौन से थंजावुर के मराठा रूलर जो कि कल्चरल कंट्रीब्यूशन करने के लिए बहुत जाने जाते हैं, कौन के लिए, कल्चरल कंट्रीब्यूशन करने के लिए, तो वो कौन सा आपके वो है सरफोजी टू, जिन्होंने कल्चर में बहुत ज्यादा ही कंट्रीब्यूशन किया था अपना। उन्होंने क्या क्या किया था, उन्होंने देखो पहला काम उन्होंने किया था कौन सा, लिटरेरी वर्क, लिखने वाला कौन सा काम था जो उनके नाम पर था, वो था उनका मराठी का प्ले लिखा था उन्होंने एक देवेंद्र कुरवंजी के नाम से, वो जो है काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर कहते हैं कौन सी आर्ट्स फ्लरिश हुई थी इनके टाइम पे, क्योंकि मैंने बोला कल्चर में कंट्रीब्यूशन किसने सबसे ज्यादा करा है, कल्चर में सबसे ज्यादा किसका हाथ किसका रोल जो है वो रहा है, तो वो रहा है सरफोजी टू का, जहां पे उन्होंने एक मराठी में प्ले लिखा था जो कि लिटरेरी वर्क था, लिखने वाला काम था। कुछ यहाँ पे आर्ट्स थे जैसे कि भरतनाट्यम है अर्ली फॉर्म उसकी, जो कि आज के टाइम पे तमिलनाडु का फोक डांस है, ये यहाँ पे इमर्ज हुई थी। जो कार्नेटिक म्यूजिक है, जो पियानो लाइक जैसे गिटार, इन सबका इस्तेमाल से बनता है, वो भी जो है इस टाइम पे इनकी आर्ट जो है फ्लरिश हुई थी। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, इसका बी हो जाएगा ए, मतलब इसका देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, व्हाट वाज द धनवंतरी महल स्टैब्लिश्ड बाय सरफोजी टू। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आगे भी डाला हुआ है कि धनवंतरी महल क्या था जो कि सरफोजी टू ने स्टैब्लिश किया था। म्यूजिक की एकेडमी थी, लाइब्रेरी थी नहीं, एक मेडिसिन का सेंटर था जो कि इंडिया के कल्चर के अकॉर्डिंग और वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग कुछ फ्री मेडिसिन वगैरह जो है वो प्रोवाइड करता है, फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड आपका धनवंतरी महल, जो कि सरफोजी टू ने स्टैब्लिश करा है। यहाँ से आपको सरफोजी टू के ऊपर मैंने 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर बना दिए। अच्छा 54 क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, वेयर डिड सरफोजी टू गेट द हिस्ट्री ऑफ भोसले फैमिली इंस्क्राइब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सरफोजी टू ने कौन सी जगह पर, कहां पर जो भी पूरी की पूरी भोसले फैमिली की का इतिहास था वो जो है गढ़वा दिया था, इंस्क्राइब कराया था। पुणे के फोर्ट में, रायगढ़ फोर्ट में या टेम्पल में नहीं, उन्होंने कराया था बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर में। कहाँ पे कराया था, थंजावुर में, क्योंकि पहली बात तो जो एकोजी है और जो उनके बाद सरफोजी टू आते हैं, इन दोनों का मेन रोल कहाँ पे रहा है, थंजावुर में ही रहा है। और उन्होंने जो बृहदेश्वर टेम्पल था, मैंने ये भी आप लोगों को दिखाया था, आई थिंक नोट्स में ही आपको ये भी मिल जाएगा। हाँ देखो ये रहा कि यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने जो बृहदेश्वर टेम्पल जो था वहां पे उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो फैमिली थी उसको जो है काफी ज्यादा ही वो जो पूरी की पूरी फैमिली के इतिहास जो उन्होंने यहाँ पे लिखवा दिया था बृहदेश्वर टेम्पल की वॉल्स में। इसलिए हमने बोला कि जो थंजावुर का जो कल्चर था वो जो है जिसमें तमिल के, तेलुगु के, मराठी के तीनों यहाँ पे ट्रेडिशंस थे। एक यहाँ पे एमसीक्यू ये भी बन सकता है कि यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि उन्होंने जो है सरफोजी ने काफी सिंक्रेटिक तरीके से यहाँ पे राज किया था। सिंक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कुछ जो कल्चर है वो आके मिक्स होते हैं। तो इसमें कौन कौन से 3 कल्चर जो है यहाँ पर मिक्स हुए थे थंजावुर में, तो वो थे तमिल के, तेलुगु के और मराठी के कल्चर जो है वो इस थंजावुर में यानी कि तमिलनाडु में
मिक्स हुए थे। ठीक है जी। फर्स्ट इंडिया की जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो इन्होंने यहाँ पर करी थी। तो यहाँ पर ये जो है कुछ चीजें यहाँ पर बन सकती, देखो मैंने क्वेश्चन में डाल दी थी, मुझे लगा मैंने नहीं डाला, कि डाला हुआ है। कौन सी लैंग्वेज और कौन सी कल्चर है जो कि थंजावुर को जो इन्फ्लुएंस करते हैं मराठास के अंडर, तो इट वॉज तमिल, तेलुगु एंड मराठी का कल्चर ये था। फिर देखो 56 क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट आइडियल ड्रोव द मराठास फाइट अगेंस्ट ऑपरेसिव रूल एंड फॉरेन पावर। कौन सा वो मेन आइडिया था जिसके अंडर उनको ये था कि भाई जो भी ऑपरेसिव रूल है, जो भी हमको ऑपरेस कर रहा है, या जो भी कोई फॉरेन पावर है जो कि हम पे राज कर रही है, हमें किस तरीके से उसके अगेंस्ट यहाँ पे खड़े रहना है, किस आइडिया के लिए खड़े रहना है। इट इज स्वराज्य यानी कि सेल्फ रूल, जिसके तहत हम यहाँ पे खड़े रहेंगे। 57th क्वेश्चन देखो यहाँ पे आता है, हाउ डिड मराठा रूल इंस्पायर फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडियंस। कि मराठा रूल किस तरीके से, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मराठा रूल किस तरीके से, मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है ये। कहते हैं किस तरीके से, आपको पता होना चाहिए बेसिकली, किस तरीके से जो मराठा रूल है वो फ्यूचर की जनरेशंस को यहाँ पे जो बेसिकली उनको बताता है, इंस्पायर करता है कि हाँ हम जो है कि ट्रेड के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनकरेज करता है। यूरोपीय एडमिनिस्ट्रेशन का तो बिल्कुल नहीं होगा। अवॉइडिंग मिलिट्री कैंपेन्स, ये भी यहाँ पर नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर क्या होगा, बाय शोइंग दैट दे कुड गवर्न देमसेल्व्स, मतलब बेसिकली इंडियंस को यहाँ पर ये दिखाता है मराठास का रूल कि भाई तुम जो है कितने ही छोटे सही, लेकिन तुम जो है खुद पे राज कर सकते हो, और इवन बाहर किसी भी फॉरेन पावर से तुमको डरने की जरूरत नहीं है। तुम लड़ो, उठो, खड़े हो और फिर लड़ो। यानी कि इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट आगे रहेगा अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उसके जो सीड्स है यहाँ पर ये प्लांट कर देता है आपका मराठा का ये पूरा का पूरा स्ट्रगल। समझ में आ गया जी। एंड देखो 30 मिनट्स हो चुकी है अभी तक, एंड अभी हमारा कितना पार्ट, मतलब बेसिकली एमसीक्यू वाला जो पार्ट है, एक मेजर पार्ट, वो कंप्लीट हुआ है। अब 2-3 पेज रह गए हैं, तो हम लोग फटाफट से आगे वाला जो पार्ट है हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस, इन्हें भी हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या रहेगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द मराठास। मराठास कौन है, कौन थे मराठास। तो हमने कहा भैया मराठास एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि डेक्कन प्लेट्यू में नेटिव है, यानी कि वहीं के रहने वाले हैं, जो कि आज का महाराष्ट्र वाला पार्ट है। वहां पे मैंने बोला शुरुआत में यादव डायनेस्टी थी जो कि 13 सेंचुरी के अराउंड, यानी कि 1201 से लेकर के 1300 के बीच में जो है वहां पे राज करती थी। और बाद में 1630 में जब शिवाजी का जन्म हुआ था, तो बाद में जो है उनका यहाँ पर राज धीरे धीरे करके हो गया था। देवगिरी जो है इनकी कैपिटल थी, जो कि आज का दौलताबाद वाला पार्ट है। अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आखिर शिवाजी की नेवी जो है इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसमें से क्या खास बात थी, क्या था उसमें ऐसा। तो हम कहते हैं शिवाजी ने क्योंकि एक जो है फर्स्ट टाइम ऐसा किया था कि फुल टाइम की नेवल फोर्स बनाई थी जो कि वेस्ट कोस्ट को प्रोटेक्ट करे। देखो यहाँ पे आपका वेस्ट कोस्ट यानी कि जो तट है आपका वेस्ट वाला, इसको जो है प्रोटेक्ट करे। जबकि मुगल्स के या फिर सल्तनत के टाइम पे क्या था कि उनकी कोई स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं थी, बस वो ट्रेड वगैरह जो है यहाँ से करते थे। तो फर्स्ट टाइम जो नेवल फोर्स बनाई थी वेस्ट कोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोस्ट के तहत हुई। तो वो जस्ट शिवाजी की नेवी जो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट थी, और वो बनी किसके अंडर थी, कन्हौजी एंग्रे के अंडर वो बनी थी। अच्छा, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब यहाँ पे जय सिंह आया था, हमने कहा था कि जब शाइस्ता खान को रेड करा था, उसको जो है महाराष्ट्र से भगा दिया था, 3 साल इन्वेड करा शाइस्ता खान ने शिवाजी के एरिया पे। शिवाजी खान ने एक रात में शिवाजी महाराज ने एक रात में जाकर और उसको जो शाइस्ता खान के जो कैंप था उस पर जो है रेड मार दी, उसको जो है भगा दिया वहां से। और उसके ही बाद उसका रिटेलिएशन करते हुए शिवाजी ने क्या किया था कि वो जो है सूरत में जो उन्होंने सैकिंग करी थी। और उसके बाद जो औरंगजेब ने, आपको पता है, जय सिंह को भेजा था उनको ये मनाने के लिए कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर के अंदर आओ, जिसके अंदर शिवाजी जो है अपने बहुत बड़े पार्ट को सरेंडर करेंगे और अपने बेटे को मुगल सर्विस में भेजेंगे। इसी के तहत था कि औरंगजेब जो है जय सिंह था उसने उनको जो है कन्विंस कर लिया कि तुम भी जो है फोर्ट में चलो, उनके एरिया पे चलो। और लेकिन जब वो फोर्ट में पहुंचते हैं तो उनको जो है हाउस अरेस्ट पे रख लिया जाता है, जहां से बाद में वही कह रहे हैं यहाँ पर शिवाजी और उनका जो बेटा था वो किस तरीके से औरंगजेब के कोर्ट जो कि आगरा में था वहां से जो है भागते कैसे है, कैसे एस्केप हुए, कैसे बच के भागे। तो मैंने बोला वो और जो उनके बेटे थे वो बड़ी बड़ी बास्केट जो कि स्वीट्स की, फ्रूट्स वगैरह की थी, उनके अंदर जो है छुप जाते हैं और वहां पे छुप के जो है जो आपका वो था ना हाउस अरेस्ट पे थे वो लोग, तो उससे जो है बच के वो निकल जाते हैं, और जिसके बाद वो कभी भी शिवाजी जो उनकी पकड़ में नहीं आते।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि कब और कहाँ पर शिवाजी का कोरोनेशन हुआ और कौन सा टाइटल जो उनको मिला। मैंने तीनों क्वेश्चन जो यहाँ पे एक ही में डाल दिए हैं कि कब हुआ उनका, तो मैंने बोला 1674 में हुआ था, हमको पता है ये चीज। कहाँ पे हुआ, मैंने अभी एमसीक्यू में ही कहा था कि रायगढ़ फोर्ट में जो है उनका कोरोनेशन हुआ था, तो वो यहाँ पर हुआ था जहाँ पे उनको फुल वैदिक के अधिकार मिल चुके थे। और टाइटल जो है कौन सा मिला उनको, छत्रपति का, श्री राजा शिव छत्रपति का जो उनको टाइटल जो है यहाँ पर मिल गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे आता है व्हाट वाज दक्षिण दिग्विजय। आखिर दक्षिण दिग्विजय क्या था, तो मैंने बोला यहाँ पे इट वाज दक्षिण। देखो दक्षिण का मतलब क्या है कि साउथ में जा रहे हैं, एंड दिग्विजय का मतलब क्या है कि वहां पे जो है जीत कर ही आओगे वहां से, तो वो वाली चीज है। तो कहते हैं यहाँ पे शिवाजी का सदर्न कॉन्क्वेस्ट, कि साउथ में जाने वाला कॉन्क्वेस्ट है, जिससे उन्होंने कर्नाटक के और तमिलनाडु के जो कुछ पार्ट्स थे वो उन्होंने कैप्चर करे थे। जब मैंने ऊपर भी मैंने बात करी थी अभी दक्षिण दिग्विजय की, कि कौन कौन से पार्ट थे जो कि शिवाजी जब साउथ में गए थे तो उन्होंने कॉन्क्वर करे थे। इट वाज कर्नाटक और तमिलनाडु वाला पार्ट था जो उन्होंने कॉन्क्वर किया था। कहते हैं जो शिवाजी की विजन थी स्वराज्य वाली, उसका क्या मतलब था, वो क्या थी, तो स्वराज्य का मतलब ही क्या है बच्चा आपका, वो है सेल्फ रूल, कि खुद से जो है राज करना। स्व यानी कि सेल्फ और राज्य यानी कि रूल, तो वो जो है खुद से यहाँ पे राज करना, इंक्लूड करते हुए कि पॉलिटिकल फ्रीडम को, कि पॉलिटिकली जो है आप जो है आजाद होने चाहिए, चाहे सोशली हो, कल्चरली हो, इकोनॉमिक, यानी कि हर प्रकार से आपके पास इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। आप खुद ही खुद पे राज करोगे, चाहे सोशली, चाहे कल्चरली, चाहे इकोनॉमिकली, चाहे पॉलिटिकली, किसी भी तरीके से आपके ऊपर किसी और फॉरेन पावर के अधिकार नहीं होने चाहिए। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे आएगा व्हाट वाज ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये दोबारा आ गया, अभी तो ऊपर मैंने पढ़ा है ना, हाँ ये दोबारा आ गया, ओके ठीक है, स्कोर नहीं करना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऑलरेडी इसको हम पढ़ चुके हैं कि हाँ जी ऐसा से हुआ था, बस हाँ यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट करना है कि हाँ जी 1665 में जो ट्रीटी ये साइन हुई थी, ठीक है जी। आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड व्हाट इज गुरिल्ला वॉरफेयर। हम लोगों ने नोट्स पे भी पार्ट कंप्लीट करा है, ये हमने पढ़ा था वहां पर भी। बेसिकली एक ऐसा यहाँ पर चीज है ये, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो मराठास थे उनकी नींव टिकी हुई थी इस पे, वो लोग बहुत इस वॉर को करते थे, जहां पे वो लोग छुपकर जो है वॉर करेंगे, सामने से आर्मी के पे वॉर नहीं करेंगे, छुपकर जो उन पे वॉर करते थे, सरप्राइज अटैक जो है वो करते थे, चाहे फॉरेस्ट के पीछे उनकी छुपकर माउंटेन्स की नॉलेज रखकर, बेसिकली जो भी उनका टेरेन है जहां वो लोग रह रहे हैं, जो उनका लैंड है उसकी नॉलेज रखते हुए जब हम छुपकर वॉर करें, सिंपली इट इज कॉल्ड गुरिल्ला वॉरफेयर। कहते हैं शिवाजी ने इसका इस्तेमाल करके अपने किंगडम को कैसे स्ट्रेंथन करा, कैसे जो है वो बढ़ाया था, तो कहते हैं उन्होंने एक तो गुरिल्ला वॉरफेयर का यहाँ पर बेसिकली कहते हैं शिवाजी ने अपने किंगडम को स्ट्रेंथन ही कैसे करा, शिवाजी ने कौन कौन से टेक्टिक्स का इस्तेमाल किया था, कौन कौन से स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया था अपने किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए। तो पहली बात, शिवाजी खुद ही बहुत पावरफुल और बहुत ही ब्रिलियंट रूलर थे। दूसरी बात, उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया था, उन्होंने पहली बार एक नेवी को स्टैब्लिश करा था, और उन्होंने फोर्ट्स पे, हमने देखा था कि मराठास का मेन जो बैकबोन है वो क्या है, फोर्ट्स हैं, तो उन्होंने 16 साल की उम्र में ही मिलिट्री कैंपेन वगैरह करना शुरू कर दिया था। हमने ये भी देखा था, हमने देखा था कि जो नेग्लेक्टेड फोर्ट थे जिन पे कोई राज नहीं कर रहा था, शिवाजी ने सबसे पहले जो उनको कॉन्क्वर करना शुरू किया था, तो वहां से जो उन्होंने काम करना शुरू किया था। बाद में उन्होंने एग्रीकल्चर को, ट्रेड को, इन सबको एनकरेज करा, रेवेन्यू के सिस्टम जो है बहुत अच्छे अच्छे बनाए, आर्मी बहुत अच्छी रखी, तो वो जो है कुछ उन्होंने काम यहाँ पे करे थे अपने किंगडम को और स्ट्रेंथन करने के लिए, बढ़ाने के लिए। सॉरी, फिर तो कहाँ पे कहते हैं व्हेन वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यहाँ पे हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था, मैंने कहा था बाद में पढ़ेंगे। तो थर्ड बैटल जो था पानीपत का वो 1761 में हुआ था, और मराठास और जो अफगान का रूलर था ना अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों के बीच में हुआ था। और इसमें जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसमें जो मराठास हैं वो हार जाते हैं, बिकॉज इससे पहले जो मराठास थे बहुत सारे आसपास के जो लोकल रूलर्स थे ना उनसे ऑलरेडी लड़ाई कर चुके थे। तो जब यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली मराठास से लड़ने आया था, तो किसी ने भी मराठास का साथ नहीं दिया था, और वो अकेले पड़ गए, तो मराठास जो है हार गए थे। हालांकि एज आई टोल्ड यू कि इससे जो है वो रिकवर कर गए थे, लेकिन उसके बाद जब एंग्लो मराठा वॉर हुए, तीन यहाँ पे वॉर हुए 1775 से लेकर के 1818 के बीच, इसके बाद मराठास का जो है एंड हो गया था, बिल्कुल ये एंडेड कंप्लीट, यहाँ पर एंड हो गया था ब्रिटिशर से लड़ने के बाद। अच्छा जी, अब देखो बात करूंगा कैवेलरी की, कि आखिर कैवेलरी कैसी थी मराठास के एम्पायर में। जैसे मैंने बोला जो कैवेलरी है यानी कि जो घुड़सवार थे, बेसिकली जो घुड़सवार वाली जो पुलिस होती है, जो फोर्स होती है, आर्मी होती है, देखो आपकी एक होती है इन्फेंट्री, हमने पढ़ा था चैप्टर में भी, एक होती है इन्फेंट्री यानी कि इन्फेंट्री सोल्जर्स होते हैं जो कि पैरों से यहाँ पे चलते हैं, एक होते हैं आपके नेवी के सोल्जर्स, वो अलग है जो पानी में यहाँ पर काम करे, एक आपकी कैवेलरी यानी कि जो घोड़े पे सवार, जो घोड़े वाले जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैवेलरी। अब वो जो है मराठास के एम्पायर में दो प्रकार की थी,
एक थी यहाँ पे बारगेट्स। बारगेट्स का मतलब क्या होता है कि जो उनके हॉर्सेज हैं, जो उनके इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, वो स्टेट के द्वारा प्रोवाइड करे जाए। बेसिकली एक होते हैं बारगेट्स, एक होते हैं शेल्डर्स। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब यहाँ पे हॉर्सेज या जो भी उनको इक्विपमेंट वगैरह चाहिए वो सब यहाँ पे स्टेट उनको दे, इनको सोल्जर्स को, तो उन्हें हम कहेंगे यहाँ पे बारगेट्स। अगर जो यहाँ पे सोल्जर्स है उनको खुद ही अपने हॉर्सेस, उनको खुद ही अपने इक्विपमेंट वगैरह वो मेंटेन करने पड़े, उनको वो अपने खर्चे पे करना पड़े सब कुछ, उसे हम बोलेंगे शेल्डर्स। अच्छा जी, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है वही वाला राज व्यवहार कोश का, कि राज व्यवहार कोश क्या था और शिवाजी ने ये क्यों किया था। बेसिकली मैंने बोला शिवाजी ने इसको किया था मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। उन्होंने क्या किया था कि संस्कृत के जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स थे जो कि आप नॉर्मल बातों में, अपनी डिप्लोमेसी की लैंग्वेज में, इनफॉर्मल बातों में, बातचीत में यहाँ पर यूजुअली इस्तेमाल करते हो, तो जो यहाँ पर तुम पर्शियन के वर्ड्स इस्तेमाल करते हो उसके बदले तुम यहाँ पर मराठी के वर्ड्स का इस्तेमाल करो। उन्होंने ऐसे जो फॉरेन लोन वर्ड्स हैं ताकि तुम उनका इस्तेमाल जो है वो कम हो सके। लोन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, कोई नए शब्द नहीं है बेसिकली मराठी में। फॉर सपोज कोई ऐसा यहाँ पर शब्द है, फॉर सपोज, और ये चीज, मतलब बेसिकली कोई भी यहाँ पर शब्द है जिसका जो है जिसको जो है पहले तुम पर्शियन लैंग्वेज में बोल रहे थे, अब ऐसे शब्दों को तुम क्या कर रहे हो, पर्शियन से हटाकर मराठी लैंग्वेज में बोल रहे हो, तो उसका प्रॉपर एक डिक्शनरी रूप बना देना, उसका एक कोश बना देना, वो जिसमें वो पर्शियन के वो शब्द है और उस पर्शियन के शब्द को तुम मराठी में क्या बोलोगे उसका ट्रांसलेशन है, उसे सिंपली कहा गया था राज व्यवहार कोश। और वो लेके कौन आया था, वो थे हमारे शिवाजी। कहते हैं भैया एकोजी कौन थे और उनकी क्या अचीवमेंट रही। एकोजी आपको पता है हाफ ब्रदर है शिवाजी के, जिन्होंने थंजावुर रीजन जो कि तमिलनाडु वाला पार्ट है, लेट 17th सेंचुरी में उन्होंने जो उसको कॉन्क्वर कर लिया था, जिससे मराठा का रूल साउथ इंडिया में भी शुरुआत हो गई थी यहाँ पे थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, धनवंतरी महल क्या था, बता चुकी हूँ। मेडिकल सेंटर जो कि सरफोजी टू ने स्टैब्लिश करा था, जिसमें फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है इंडियन और वेस्टर्न कल्चर को मिक्स करके, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो दवाइयां वगैरह वो दी जाती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट 10 मिनट यहाँ पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी हो चुके हैं। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग बच्चा आपके लॉन्ग क्वेश्चन की, यहाँ पर जो आपके नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसको हम कंप्लीट करते हैं। अब देखो यहाँ पे कहते हैं हु वाज शिवाजी एंड व्हाट वाज हिज रोल इन द राइज ऑफ मराठास। कहते हैं शिवाजी कौन थे और मराठास के राइज होने में इनका रोल क्या रहा। भाई मैं बोल चुकी हूँ शिवाजी जो है मराठा एम्पायर जो कि 17th सेंचुरी में आता है, यानी कि 1600 से लेकर के 1601 से लेकर के और 1700 तक का टाइम जो है हमारा बता चुकी हूँ, वो आपका आएगा 17th सेंचुरी में। ठीक है जी। और जो आपके शिवाजी थे वो आते कब है, 1630 में, मैंने बताया था भोसले क्लैन में जो है इनका जन्म होता है, पुणे में हुआ था। और वहां पे जो उनकी माँ थी जीजाबाई, उनकी माँ जी थी, वहां पे जो उन्होंने वहां पे उनको संभाला था, बाद में जो है वो लोग वहां से आ गए थे। अच्छा, अब देखो वही वाली बात कर रहे हैं कि शिवाजी जो है वो फाउंडर थे मराठा एम्पायर के 17th सेंचुरी में। उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी ऑर्गेनाइज करी, फोर्ट बनवाया बहुत बड़े बड़े, मुगल की अथॉरिटी को चैलेंज करा था और मराठा की जो एम्पायर है, मराठा की जो पावर है उसकी नींव को रखा था। और बाद में हमने बोला कि जब तक वो यहाँ पे रहते हैं तब तक मराठा एम्पायर जो है बहुत बड़ा होता है। हालांकि उनके बाद भी ऐसी बात नहीं है, हाँ संभाजी महाराज के टाइम पे थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन फिर भी राजा राम भी लड़े थे, ताराबाई भी लड़ी थी, बाद में पेशवा जो थे आपके दोनों के दोनों, बाजीराव वन और नाना साहेब, इन्होंने जो है बहुत एम्पायर को बड़ा कर दिया था। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। पहले आप लोगों को ये कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ जी भक्ति मूवमेंट होता क्या है। तो हमने बताया था कि जो कि 7th सेंचुरी में आया था आपका, और जहां पे हमने देखा था कि एक सेकेंड, हेरा, ठीक है, 7th सेंचुरी में आया था, जहाँ पे सिंपल सा ये वाला था कि यहाँ पर जो बेसिकली डिवोशन करो आप गॉड की तरह, भगवान के प्रति अर्पण हो जाओ, समर्पित हो जाओ। तो वो यहाँ पर चीजें यहाँ पर थी कि रिचुअल्स का यूज मत करो, रिचुअल्स मत करो, लेकिन हाँ भगवान के प्रति वैसे ही आप अर्पित हो जाओ। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि उस चीज ने यहाँ पर मराठास की सोसाइटी को शेप कैसे करा, कैसे उसको एक नजरिया दिया। तो कहते हैं जो भक्ति मूवमेंट यहाँ पे था उसने क्या किया था, डिवोशन को स्प्रेड करा था कि सिंपल सिंपल सॉन्ग्स गाओ, पोइट्री गाओ मराठी में। और यहाँ पे भक्ति मूवमेंट इससे जो है काफी उसको अच्छा रूप जो है वो मिला था। जो यहाँ पे संत थे ज्ञानेश्वर जैसे, नामदेव जैसे, तुकाराम जैसे, रामदास जैसे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्पिरिचुअल टीचिंग्स करी थी। उन्होंने ऐसी कुछ बातें यहाँ पर कही थी, जैसे आज के टाइम पे हमें पता है ना, आपके मैं पहले बोल चुकी हूँ प्रेमानंद महाराज जी, वो क्या करते हैं, बहुत हमें बेसिकली ऐसी बातें हम बताते हैं, भगवान को लेकर बताते हैं, कुछ चीजें हम ऐसे यहाँ बताते हैं जिसको हमें सुनकर लगता है कि हाँ जी हमको पता होना चाहिए, वो चीजें भगवान के प्रति अर्पित समर्पित करते हैं बेसिकली वो हमें। तो उनके कुछ ऐसे स्पिरिचुअल टीचिंग होते जो कि समझने में बहुत आसान हुआ करती थी। और इन लोगों ने कुछ जो कि टेक्स्ट होते हैं हमारे, भगवत गीता हो गया, जो भी हो गया, उन सबको मराठी लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया था। ऊपर हमने एमसीक्यू में भी डिस्कस किया था।
और इवन डिवोशन के साथ साथ भगवान के प्रति पूरा अर्पण हो जाने के साथ साथ इन्होंने क्या किया था, सोशल अवेयरनेस को, कि सोशली यहाँ पर हम जो अवेयर रहे, हम सब में एकता रहे, वो भावना को भी इन्होंने लाए थे वो, जिससे जो एक कल्चर का बेस बहुत अच्छा बन गया था। और जब एक कल्चर का बेस बन गया है, जब लोग एक साथ हो गए हैं, तो पॉलिटिकली जो है पावर को आना बहुत देरी नहीं थी, उसके लिए पॉलिटिकल पावर भी जो है बहुत जल्दी आ जाएगी उसके बाद। समझ में आ गई वाली चीज? ठीक है। कहते हैं मराठा की कॉन्फेडरेसी क्या थी, क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, कि व्हाट वाज द मराठा कॉन्फेडरेसी। मराठा कॉन्फेडरेसी का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक ग्रुप ऑफ किस किस रीजन का, किस किस क्लैंस का जो ग्रुप थे आपके मराठा की जो कॉन्फेडरेसी है प्रॉपर। कहते हैं जो कॉन्फेडरेसी है बेसिकली मराठास के, वो एक लूज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, लूज सा स्ट्रक्चर है बेसिकली एक, जिसमें जो मराठास की बहुत पावरफुल फैमिलीज हैं, चाहे वो होलकर्स हैं, चाहे वो शिंदियाज हैं, गायकवाद हैं और भोसले हैं, ये चारों जो है यहाँ पर बेसिकली आपकी कॉन्फेडरेसी का पार्ट रहेंगे। चारों के चारों ही डायनेस्टीज यहाँ पर रहेंगी महाराष्ट्र में, मराठा में बेसिकली। ठीक है, अलग अलग रीजन्स में कंट्रोल करेंगी ये, एंड बाद में एक साथ काम करेंगी बेसिकली अपने मराठा की इन्फ्लुएंस को पूरे के पूरे इंडिया में बढ़ाने के लिए, पूरे के, लेकिन हाँ अपनी आजादी को मेंटेन करते हुए पूरे के पूरे इंडिया में वर्क करने का काम इनका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कहते हैं व्हाई वाज द क्रिएशन ऑफ नेवी बाय शिवाजी कंसिडर्ड रिवॉल्यूशनरी। आखिर शिवाजी ने नेवी क्या बना दी, उसको इतना रिवॉल्यूशनरी चीज क्यों कही गई, बिल्कुल अब तो बदलाव ही आ जाएगा, कतई बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा क्यों कहा गया। कहते हैं शिवाजी को इंपॉर्टेंस पता चल गई थी कि वेस्ट कोस्ट पे कंट्रोल होना, अगर आपका यहाँ पे कंट्रोल है तो उससे क्या आपका आपका इंपॉर्टेंस जो उस चीज से यहाँ पे रहेगी, वो चीज जो है बहुत ज्यादा जरूरी थी रिसोर्सेस के लिए, ट्रेड के लिए, दोनों ही चीजें जो है बहुत ज्यादा ही जरूरी थी। अनलाइक द मुगल्स एंड बीजापुर सल्तनत, कि मुगल्स या जो सल्तनत वगैरह इनसे अगर हम हटे भी, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट के शिप वगैरह थे और बहुत नॉर्मल से नेवी प्रेजेंस थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड वगैरह करते थे ये लोग, इनसे हटकर जो आपके ये थे ना शिवाजी, इन्होंने जो है पहली बार फुल टाइम नेवी बनाई थी, हम लोग को पता है ये चीज, और जिसकी वजह से हमको पता है पोर्तुगीज वगैरह को भी इन्होंने रेसिस्ट करा था कि तुम जो है हमसे ट्रेड पास लो, कारताज लो, तभी जो है इस रीजन में ट्रेड कर सकते हो। कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर जो इंपॉर्टेंट क्यों था मराठास के लिए, हमको पता है ये चीज, गुरिल्ला वॉरफेयर जो है मराठास को काफी एडवांटेज देता है कि भाई जो बहुत सारी जो मुगल की इतनी बड़ी बड़ी आर्मीज हैं उनसे लड़ने के लिए हमें ये चीज पता है। ठीक है, तो ताकि बहुत जल्दी जो है इनको हरा सके, डायरेक्टली कन्फ्रंट ना करना पड़े, सामने सामने ना आना पड़े, क्योंकि पता है हमको भी हमारी जो है थोड़ी सी छोटी फोर्सेस हैं। ठीक है, उनकी जो है बहुत बड़ी फोर्सेस है, अगर सामने से यहाँ पे लड़ेंगे तो मर जाएंगे, बहुत जल्दी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो लोग छुपकर वॉर करते थे। नाउ प्लीज डोंट से कि बुरी चीजें छुपकर वॉर करना, वो सब अलग पार्ट है, उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, हु वाज ताराबाई और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था मराठास के एम्पायर में। देखो भैया ताराबाई जो है एक विडो है, पता थी विडो थी राजा राम जी की, और लेकिन एक बहुत ज्यादा ही निडर, फुल फियरलेस मराठा की वॉरियर, मराठा की क्वीन थे, जिन्होंने अर्ली 18th सेंचुरी में राज भी किया था। और उन्होंने क्या किया था, मराठास के इंडिपेंडेंस को डिफेंड किया था, बेसिकली बचा के रखा था उस चीज को, डिफेंड करा, रोक ठीक करा उसको। क्या कैसे करा था, जब औरंगजेब की डेथ के बाद, जब बेसिकली ऐसा भी था कि पहले तो उन्होंने क्या किया था, जब औरंगजेब यहाँ पे डेक्कन में आ रहा था, हमने देखा था चैप्टर नंबर 2 में कि औरंगजेब जो डेक्कन में आना चाहता था, तो वो जब यहाँ पे आया था तब भी, और जब वो उसकी डेथ हो गई तब भी, उस टाइम पर ये जो ताराबाई थे उन्होंने नॉर्थवर्ड में जो औरंगजेब की टेरिटरीज थी वहां पे जो इन्वेड करना शुरू कर दिया था, तभी इन्होंने लाहौर, अतोक, पेशवर जैसे रीजन भी अपने अंडर कर लिए थे। फिर देखो यहाँ पे कह रहे हैं मेंशन टू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अहिल्याबाई होलकर जी। अहिल्याबाई होलकर जी के दो कॉन्ट्रीब्यूशन बताने हैं हमें, तो हमने बोला भैया अहिल्याबाई जी ने क्या किया था, बहुत सारे टेम्पल्स, घाट्स, वेल, रोड वगैरह सब बनाए थे उन्होंने, जो इवन हम यहाँ पे याद रखते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल किसने बनाया था, पता होना चाहिए वो किसका था, अहिल्याबाई होलकर जी ने उसको बनाया था, जो कि वाराणसी में है। सोमनाथ टेम्पल ये भी, इवन उन्होंने क्या किया था, जो महेश्वर की वीविंग इंडस्ट्री थी, वीव करने वाली, बुनाई करने वाली जो इंडस्ट्री थी, उसको भी उन्होंने प्रमोट किया था। ठीक है जी, ये जो है कुछ काम उन्होंने यहाँ पर करे थे, कॉन्ट्रीब्यूशन रहे इसलिए इनकी। कहते हैं व्हाई इज सरफोजी टू रिमेम्बर्ड एज इम्पोर्टेंट थंजावुर मराठा रूलर। एकोजी को तो इतना नहीं करते, लेकिन सरफोजी टू को आखिर इतना याद क्यों करा जाता है, जो कि थंजावुर के बहुत ही इंपॉर्टेंट मराठा के रूलर रहेंगे, तो उनको इतना ज्यादा क्यों करेंगे। तो कहते हैं सरफोजी टू थे, वो स्कॉलर हैं, वो पैटर्न थे, बेसिकली बहुत मानते थे, बहुत पूछते थे आर्ट्स को। हमने देखा तो उन्होंने कार्नेटिक म्यूजिक, अर्ली फॉर्म्स ऑफ भरतनाट्यम, धनवंतरी महल, ये सब जो अर्ली जो
प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी वो सब, ये सब जो उन्होंने स्टैब्लिश यहाँ पर बेसिकली इंट्रोड्यूस जो इन्होंने यहाँ पर वो करी थी, इसलिए यहाँ पर इनको कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन में भी बहुत अच्छा मानते हैं। तो अगर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी पूछा जाए तब भी आप ये सब पॉइंट लिख सकते हो, कार्नेटिक म्यूजिक भी, भरतनाट्यम के अर्ली फॉर्म्स भी, धनवंतरी महल भी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी, आप सब कुछ जो यहाँ पर वो लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे आ रहा है, हाउ डिड द मराठास चैलेंज मुगल डोमिनेंस। आखिर मुगल्स को जो डोमिनेशन था उनका, मुगल जो इतने फैले हुए थे, इतना डोमिनेट कर रखा था खुद को, उस चीज को मराठास ने चैलेंज कैसे किया था। हमने ये लाइन जब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, हमने चैप्टर पढ़ने के दौरान ही इस लाइन को पढ़ा था कि मुगल्स का डेक्कन में साउथ की तरफ वो नहीं आ सकते, उनकी रुकावट ही क्या थी, मराठास थे। तो वो चीज जो उन्होंने करी थी, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मराठास थे वो सेंट्रल, नॉर्दर्न इंडिया, साउथ इंडिया यहाँ पर जो बहुत फैल रहे थे, जिससे जो मुगल का प्रभाव था वो कम पे कम होता जा रहा था, रिड्यूस पे रिड्यूस हो रहा था। जो उनका इतना बढ़िया तरीके से शासन करने का था, जो उनकी मिलिट्री पावर थी, ये सब ने क्या किया था, उनको जो है बहुत स्ट्रांग बना दिया था। लेकिन हाँ, ब्रिटिशर्स के आने से पहले ये सब चीजें हुई थी। ब्रिटिशर्स के बाद जो एंग्लो मराठा वॉर होते हैं 3-3, तो वो बेचारे हार जाते हैं। और एंग्लो मराठा वॉर 3-3 किससे किसके बीच में हुए, 1775 से लेकर के 1818 के बीच में हुए थे। अच्छा जी, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन ऑफ मराठास टू द इंडियन हिस्ट्री। तो उनके लेगेसी की हम लोग बात करते हैं तो हमको पता है उन्होंने जो है हिंदू के ट्रेडिशंस को बहुत रिवाइव करा था, रिलीजन में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव उन्होंने नहीं किया था, स्वराज्य के लिए यानी कि सेल्फ रूल के लिए वो लोग जो है वो लड़े थे। और जो उनका ये एग्जाम्पल था, यही चीज जो है आगे आने वाला जो फ्रीडम मूवमेंट रहने वाला है उसको जो इंस्पायर करेगा। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था। ये क्वेश्चन मुझे बाद में याद आया, इसलिए मैंने बाद में डाल दिया यहाँ पर फिर कि हु वाज अ पेशवा एंड राइट इट्स रोल इन द मराठा एम्पायर। आखिर ये पेशवा थे कौन, कौन थे पेशवा, कहते हैं कौन थे वो, कहते हैं पेशवा कौन थे। पेशवा जो है प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे मराठा के एम्पायर के, जो कि किंग की हेल्प करते थे, यानी कि छत्रपति की हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शासन करने में, ठीक है, रेवेन्यू को कलेक्ट करने में, मिलिट्री अफेयर्स को मैनेज करने में, इन सब में जो है प्राइम मिनिस्टर होते थे पेशवा, वो जो है हेल्प करते थे किंग की। और लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ था, जो किंग जो पेशवा थे वो बहुत पावरफुल हो चुके थे और किंग के बिहाफ पर किंग की जगह जो है वो रूल करना उन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन हाँ, बाद में मराठास के एम्पायर को एक्सपैंड करने का काम जो है बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने किया था। इस चैप्टर में हमने दो के बारे में पढ़ा है, बाजीराव वन और नाना फडणवीस। ये दोनों ने ही जो है काफी फेमस रहे अपने ये पेशवा, और अपनी ब्रिलियंट बहुत बढ़िया मिलिट्री की लीडरशिप के लिए उन्होंने जो है काम वो किया था, उसको जो एस्टैब्लिश उन्होंने एक बहुत बड़ा रीजन में पैन इंडिया में एक्सपेंशन जो है वो किया था। क्योंकि नाना फडणवीस ही थे, वो नाना साहिब थे, नाना साहिब थे मतलब बेसिकली, जिन्होंने एक बहुत एंटी ब्रिटिश अलायंस भी फॉर्म किया था। हमने एमसीक्यू में इस चीज को पढ़ा था। एंड ये मुझे यहाँ पे लगा कि हाँ जी आपको पता होना चाहिए कि जो शिवाजी सबसे पहले थे, फिर उनके बाद उनके बेटे आते हैं संभाजी, संभाजी के बाद उनके भाई थे राजा राम, उनकी डेथ के बाद उनकी वाइफ आती है जो कि बेसिकली विडो ताराबाई, ताराबाई के बाद जो है पेशवा भी यहाँ पे आते हैं, पेशवा में दो आते हैं बाजीराव वन और नाना फडणवीस। तो ये जो है हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट। इसका जो क्वेश्चन आंसर थे मैंने सब आप लोगों को बता दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए हैं, एमसीक्यू भी हम लोगों ने कर लिए हैं। आई होप आप लोग का अब ये चैप्टर मतलब कंप्लीट ही हो गया होगा, कुछ भी इसमें से बचा ही नहीं होगा। इट्स 51 मिनट्स, ऑलमोस्ट 52 मिनट्स, तो ये जो है चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। एंड सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल भी मत जाना, बिकॉज ऐसे ही अब सारे चैप्टर्स की वीडियोस आएंगी, चैप्टर 3 की, चैप्टर 2 की, चैप्टर 5 की, 1 की। एंड जो आपको इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बिकॉज अभी रिक्वेस्ट अलग अलग प्रकार की आ रखे हैं, तो मैं नहीं सोच पा रही हूँ कि हाँ नेक्स्ट वीडियो में कौन सी लेकर आऊं। तो आप लोग मुझे बताना कि हाँ जी नेक्स्ट वीडियो किसकी आ रखी है, उस वाली कमेंट आप लोग मुझे करना। और जो भी बच्चे चाहते हो तो वो सब जो बच्चे कमेंट करना है, उस पर्टिकुलर कमेंट को लाइक करना, ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ जी ये वाली वीडियो के बच्चों की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वही वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। एंड दैट वाज होल फॉर द चैप्टर, फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।